नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे कार्यक्रम इंडियन अचीवर्स में। और हम हर बार की तरह एक बार फिर एक नए विषय के साथ आपके सामने प्रस्तुत हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे, भारत में भाषा विवाद एक बार फिर चल पड़ा है। कहने को तो आ, भाषा संवाद का माध्यम है, लेकिन क्या ये विवाद का माध्यम 1947 से ही रहेगा, जैसा कि तब हिंदी और उर्दू को लेकर हुआ था? तो आज हम भाषा के ऊपर बातचीत करने के लिए अपने स्टूडियो में लाए हैं हमारे एक खास मेहमान, जो प्रवासी संसार के संपादक हैं। और इन्होंने मॉरिशस, फिजी, ट्रिनिडाद टोबैगो, गयाना, ये जो गिरमिटिया देश हैं, इन सबके समेत लगभग 50 से भी ज्यादा देशों का भ्रमण किया है। और ज्यादातर उसमें ये हिंदी के प्रचार और प्रसार के लिए इन्वॉल्व रहते हैं। और इन्होंने बहुत सारे विश्व हिंदी सम्मेलनों में भी अपनी हिस्सेदारी निभाई है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये हिंदी को लेकर न केवल काफी सजग हैं, बल्कि ये विभिन्न मंचों पर भी अपनी बात रखते आए हैं। तो हमारे आज के मेहमान डॉक्टर राकेश पांडे। राकेश पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे धन्यवाद। कार्यक्रम में आने के लिए। और जैसा कि हमारे विषय से ये जाहिर हो रहा है कि भाई भाषा जी, संवाद का माध्यम है या विवाद का, तो हम जी, आपकी ही बैकग्राउंड से थोड़ा शुरुआत करते हैं कि जी, आप भाषा को लेकर जो है जी। इतने सजग हैं, इतने सचेत हैं। तो आप ये बताइए कि ये भाषा का विवाद है क्या? मैं आपका संदर्भ जो महाराष्ट्र में वर्तमान में अभी घटना घटी है, जी। उसको लेकर आप जो ये बात कहना चाह रहे हैं, मेरे जो मुझे लगता है ये वहाँ पे भाषा विवाद नहीं है, विशुद्ध राजनीति है। रा अगर भाषा का विवाद होता, तो वह महाराष्ट्र सभी के द्वारा किया गया होता, क्योंकि भाषा एक अस्मिता की चीज़ है और मराठियों ने तो हमेशा हिंदी का समर्थन किया है। हम्म। यह एक जो विशुद्ध रूप से अभी जो घटनाएँ घटी हैं, वह राजनीति है और अगर आप महाराष्ट्र का इतिहास देखेंगे, भाषा को लेकर और हिंदी को लेकर, तो ये आपको जानकर बड़ा प्रसन्नता भी होगी कि 1936 सन में 4 जुलाई को राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा की स्थापना महात्मा गांधी ने वहाँ की जी। और वहाँ पर जिसके सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पुरुषोत्तम दास टंडन और काका कालेलकर ऐसे जो महान विभूतियां थी हमारी, उनके द्वारा यह हिंदी की संस्था वहां पे स्थापित होती है, जिसका नाम रखा जाता है राष्ट्र भाषा प्रचार समिति वर्धा। और दूसरी एक चीज वर्धा के साथ और जुड़ी है, जब महात्मा जी गांधी जी वहां रहे, जो कि बहुत वहां पे उनका आश्रम है वर्धा में, वहां पर आज भी महात्मा गांधी जी से लेकर आज तक जो वहां प्रार्थना होती है वह हिंदी में ही होती है। और जबकि वहां पे सर्वाधिक लोग जो जाने वाले लोग हैं वह गुजरात के लोग हैं या महाराष्ट्र के लोग हैं। और यही नहीं, जो आज पूरा देश 14 सितंबर को विश्व हिंदी दिवस मनाता है, दिवस हिंदी दिवस मनाता है, वह हिंदी दिवस भी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जो घोषित किया गया, वह मांग भी महाराष्ट्र की धरती से ही उठी थी और यह राष्ट्र भाषा प्रचार समिति वर्धा के द्वारा ही मांग की गई थी। तो महाराष्ट्र का हिंदी के लिए, हिंदी के संवर्धन के लिए बड़ा योगदान है और यह कोई दो भाषाओं का आपसी विवाद नहीं है, यह विशुद्ध राजनीति है। तो राकेश जी, आपको तो पता होगा कि 1917 में भी गुजरात में जब जी, शैक्षिक सम्मेलन हो रहा था, तो वहां पर भी गांधी जी ने यही कहा था कि हिंदी को राष्ट्रभाषा की आवश्यकता पर जोर देते हुए उन्होंने ये कहा था कि भारतीय भाषाओं में केवल हिंदी ही ऐसी भाषा है जिसे राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाया जा सकता है, जी बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि ये अधिकांश भारतीयों द्वारा न केवल बोली जाती है, बल्कि एक दूसरे से संवाद का एक बहुत बेहतरीन माध्यम भी जी। है ना? और ये धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक संपर्क माध्यम के रूप में प्रयोग करने के लिए अपने आप में संपूर्ण है। और जो लगभग बात 40 से 45% भारत में ये हिंदी बोली भी जाती है। तो जी, फिर ये विवाद क्यों उड़ जाते हैं बार-बार? तो आपने अभी मुझे महात्मा गांधी जी के बारे में बताया ना, महात्मा गांधी गांधी जी ने राष्ट्रभाषा के लक्षण बताए थे जो, जी। उस लक्षणों में जो सब हिंदी के लिए उन्होंने तर्क दिया था
कि कौन सी भाषा इस देश में राष्ट्रभाषा हो सकती है, तो उन्होंने हिंदी का समर्थन यूं ही नहीं कर दिया कोई भावना को लेकर कि बहुत हिंदी के प्रति वो भावुक हो गए। उन्होंने जो लक्षण बताए थे कि कामकाज की भाषा में वो भाषा प्रयोग हो सकती हो, आमजन अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाती हो, वह सरकार समर्थ भाषा हो, तो उस रूप में जो लक्षण थे गांधी जी द्वारा बताए गए, हिंदी उसमें उपयुक्त बैठती थी। गांधी जी ने सदा ये कहा, गांधी जी ने कि जो हमारी प्रांतीय भाषाएं हैं, जिसमें मराठी का भी बहुत विशेष उल्लेख किया उन्होंने हरिजन के लेख में, कि यह सारी गुजराती है, मराठी, जितनी अन्य प्रांतीय भाषाएं हैं, वह उनको अपने प्रांत में समृद्ध होना चाहिए। लेकिन जब एक प्रांत का व्यक्ति दूसरे प्रांत के व्यक्ति से बात करे, तो उसे जो हमारी अंतर प्रांतीय भाषा है वह हिंदी होनी चाहिए। मैं जैसे अपने पूर्व भी इंटरव्यू में कई बार इस बात का उल्लेख कर चुका हूं कि गांधी जी से हम कहीं ना कहीं विमुख हो गए। हमारी जो अंतर प्रांतीय भाषा का जो हमारा माध्यम बना वो अंग्रेजी बन गई। अगर आप कल्पना करिए यदि हिंदी विकसित होती, यदि महाराष्ट्र का व्यक्ति गुजराती व्यक्ति से या उत्तर भारतीय व्यक्ति से हिंदी बात करता, तो ये जो आज माहौल बन रहा है ये शायद बनता भी नहीं। क्योंकि ये बहुत एक विचित्र स्थिति है कि ये सारे हिंदी के विरोध में राजनीति करने वाले लोग अंग्रेजी को स्वीकार कर रहे हैं, जो कि एक विदेशी भाषा है। लेकिन हिंदी इस देश की भाषा है, राजभाषा है, उसको उसके नाम पर वितंडावाद होता है। तो कहीं ना कहीं पर हम गांधी जी से, उनकी भावनाओं से दूर चले गए, इसीलिए सारे विवाद हो रहे हैं आज। लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी कहती है, ये विवाद इसलिए शुरू किया ठाकरे ब्रदर्स ने, क्योंकि वहाँ की सरकार ने अंग्रेजी और मराठी के अलावा तीसरी भाषा को प्राइमरी स्कूल में एक थर्ड लैंग्वेज के रूप में लागू कर दिया, जिस वजह जी से उनको शायद ये जी जी। राजनीतिक मुद्दा उठाने का मौका मिल गया, बिल्कुल बिल्कुल है ना। बिल्कुल। लेकिन जैसे कि हमारे संविधान में भी सिर्फ हिंदी को ही नहीं, 22 जी क्षेत्रीय जी भाषाओं को भी दर्जा जी हासिल जी, है और 8वीं अंग्रेजी को सूची भी में दर्ज हासिल है। है। जी अच्छा, एक बात और भी है कि चूंकि अंग्रेजी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाती है, जी 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 और जहाँ तक मेरी जानकारी कहती है, अंग्रेजी जो है वो लगभग लगभग जितनी टोटल पॉपुलेशन है इस दुनिया में, उसके जी आधे लोग इसको बोलते हैं। जी ठीक है। और उसके अलावा आ, मेरी जो जानकारी है, लगभग 450 बिलियन लोग इसको बोलते हैं। जी और जी जी उसके अलावा हिंदी तीसरे नंबर पर आती है, जी जी दूसरे जी नंबर जी पर जी चाइना की वो मंदारिन जी जी, भाषा मंदारिन है, है। जी जी जो जी एक जी जी अरब के करीब लोग बोलते हैं। जी 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 तो इसमें दो चीजें हैं, एक तो जो हमारी टेक्निकल एजुकेशन है, जो वैज्ञानिक एजुकेशन है, उसमें हिंदी ने अपने आप को बहुत ज्यादा डोमिनेट कर दिया। हिंदी जी उस हिसाब से आगे नहीं बढ़ पाई, जी हालांकि अब बढ़ रही है ना। और अगर हम हिंदी को बनाना चाहते हैं, देखो वैसे हमारा तो बहुभाषी देश है और जी बहुत संस्कृति वाला देश है, तो जितनी जी भाषाएं होंगी उतना रिच होगा। कहने को जी तो न्यू पपैया गुआना छोटा सा देश जी है जी ना। जी और जी उसमें लगभग लगभग 850 के करीब भाषाएं बोली जाती है, और वहां कोई भाषा का विवाद नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। भारत सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है और अपने आप में बहुत ही समृद्ध संस्कृति वाला है, तो यहाँ पर ये विवाद जो उठते हैं, क्या ये एक अच्छा लक्षण है? नहीं, लक्षण अच्छा नहीं है। देखिए, आपकी बात आपके प्रश्न में ही उत्तर है। आपने जो आपने कहा कि इसे अंग्रेजी या आपने चीन की, चूँकि मैं चीन भी गया हूँ, तमाम देशों में विचरण करें। अब चीन में जो चीन का विकास हुआ, तो बिना अंग्रेजी के हुआ। अब जी ये भी देखिए ना, चीन का विकास हुआ, रशिया का विकास हुआ, फ्रांस का विकास हुआ। तमाम देशों का विकास जो है वो बिना अंग्रेजी के हुआ। तो क्यों हुआ? क्योंकि वहां पर जो उनकी भाषा थी, जैसे आरंभ में चीन भी अंग्रेजी के साथ बढ़ना चाहता था, लेकिन जो हमारी जानकारी में कि 70 के दशक में चीनियों को लग गया कि हमारे लिए अंग्रेजी पढ़ना, यही जो बात है हमारे ऊपर भी लागू होती है। हमारे जब देश का बच्चा स्कूल जाता है और हम उसको अंग्रेजी पढ़ाना शुरू करते हैं, तो उसका पहला संघर्ष जो है शिक्षा का, वो अंग्रेजी भाषा के साथ शुरू हो जाता है उसका। और जो आपने बात की, ये इस विवाद में ये तो बहुत विचित्र स्थिति है कि हम अपने देश की भाषा को स्वीकार नहीं कर रहे हैं और हम अंग्रेजी को स्वीकार कर रहे हैं। जब संविधान सभा में जब ये बहसें हुई थी, जिसमें हिंदी को राष्ट्रभाषा के स्थान पर राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया, तो वहां पर जो 15 वर्ष अंग्रेजी को दिए गए थे, उसका एक बहुत तर्कसंगत उसके कारण थे। वैसे कहीं भावना में बहकर 15 साल संविधान सभा ने तय नहीं किए थे।
उसका कारण ये था कि बहुत सारे लोग वहां पर उस समय पे अंग्रेजी नहीं जानते थे, बहुत सारे लोग हिंदी नहीं जानते थे, बहुत सारे लोग तमाम भाषाओं। तो ये हुआ कि देश आजाद हो रहा है तो देश को एक स्थिर करने के सिस्टम में लाने के लिए एक मौका देना चाहिए। लेकिन वो जो उसका बस दुष्परिणाम ये रहा कि चूंकि हम लोग एक लोकतांत्रिक देश हैं, जब 15 साल 1965 में जब खत्म होने लगे, तब वह विवाद पुनः दक्षिण भारत में जागृत हो गए और जिसके कारण हमारी सरकार ने यह निर्णय ले लिया, जब चूंकि बच्चे आत्मदाह और बहुत प्रखर विरोध हुआ, तो बच्चों ने उनके देखते हुए सरकार ने कहा कि नहीं, हम इसको जब तक आप सब लोग सहमत नहीं हो जाएंगे तब तक हम राजभाषा में हिंदी के साथ अंग्रेजी को भी लागू रखेंगे। ये अब बात शायद जी, जी ये शायद बात है तमिलनाडु जो पहले मद्रास के नाम जी से जी जाना जी जाता जी था, जी वहाँ जी। पर शुरू हुआ था। हाँ, जी, और दूसरी बात जो आपने कहा, देखिए जिस दिन हिंदी समर्थ हो जाएगी, उस दिन ये विवाद स्वतः, चूंकि अंग्रेजी समर्थ भाषा है, रोजगार देती है। आज अभी मुझे लगता है कि इस राह पर हिंदी चल रही है। चूंकि जब देश आजाद हुआ, हिंदी को लेकर हमारी संविधान सभा में भी बार बार इस बात का उल्लेख किया गया कि हिंदी अभी समृद्ध भाषा नहीं है, क्योंकि उसके मुकाबले में तमिल थी, उसके मुकाबले में संस्कृत थी, उसके मुकाबले में बांग्ला थी, जिनका कि साहित्य बहुत पहले से समृद्ध था और तकनीकी रूप से भी तमिल वगैरह बहुत प्राचीन भाषाएं समृद्ध थी। उसके लिए क्या हुआ, जब देश आजाद हुआ तो सरकार ने इसके लिए तकनीकी शब्दावली आयोग का गठन किया, ताकि हिंदी को समृद्ध करने के लिए विभिन्न विभागों का गठन किया गया। उससे क्या हुआ कि आज हमारे पास लाखों शब्द जो हैं वो हिंदी भाषा में सम्मिलित हुए और तकनीकी रूप से भी अब इस देश में डॉक्टरेट की पढ़ाई है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई है, हिंदी में आरंभ हो गई है। लेकिन मेरा मानना इससे भी हटके है, हम तकनीकी रूप से जितना मर्जी समृद्ध हो जाएं, जब तक हम अपनी अस्मिता की भाषा को, हम अपनी पहचान की भाषा को हिंदी नहीं मानेंगे, तब तक हमारी हिंदी या कोई भी भाषा वो समृद्ध नहीं होगी दुनिया में, मेरा क्योंकि आपका इसी वाक्य के ऊपर एक प्रश्न है हाँ कि आज हम एक कोशिश करते हैं कि क्या हम अपने मंच से कोई सॉल्यूशन दे सकते हैं। जैसे आपने बोला कि हाँ हिंदी समृद्ध भाषा, क्या हाँ जब तक ये बवाल रहेंगे, ये विवाद हाँ रहेंगे क्षेत्रीय जी भाषाओं के साथ, जी आप ये बताइए कि ऐसा कौन-सा रास्ता हो सकता है जिसमें हम ये जितने भी, खासकर जो भारत का दक्षिणी हिस्सा है, जहाँ पर जी ये विवाद ज़्यादा है, क्योंकि वो जी बिल्कुल अलग भाषा है ना? जी हिंदी जी के मुकाबले। मराठी तो फिर जी भी काफ़ी हद तक समझी जा सकती लिपि है, लिपि है, गुजराती जी जी समझी जा बिल्कुल सकती है, बिल्कुल। जी 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 राजस्थानी भी समझी जा सकती है, जी लेकिन जो दक्षिण भारत की भाषाएँ हैं, वो बिल्कुल अलग हैं, उनकी जी लिपि अलग है। जी मतलब हम ऐसा क्या सॉल्यूशन ला सकते हैं कि जिससे ना केवल एक-दूसरे के प्रति द्वेष को हटाकर एक-दूसरे को करीब लाने की कोशिश करें और भाषाओं को इस ढंग से उनका समावेश करें कि वो एक-दूसरे से घृणा करने की बजाय एक-दूसरे के पूरक बने और उनको ऊपर उठाने की कोशिश करें? नहीं, देखिए इसमें थोड़ी-सी मेरी आपसे घृणा नहीं है, वहाँ भी राजनीति, क्योंकि ना नहीं, तो नहीं, पूरा मैं 1 सेकंड, तमिलनाडु, एक मिनट, एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा। जी, जी, मैं यहीं अमेरिका में एक जी, आंध्र प्रदेश के लड़के से मिला, जी, ठीक है? वो मास्टर्स कर रहा है यहाँ पर। उसने ये बताया, मतलब उसके चेहरे से सब दिख रहा था, महसूस हो रहा था कि वो हिंदी को लेकर के है। उसकी मम्मी हिंदी की टीचर थी जी। और इस वजह से उसने अपने घर में बवाल किया, ना केवल बवाल किया, बल्कि ये धमकी दे दी कि मैं आपसे रिश्ता खत्म कर दूँगा अगर आपने ये नौकरी नहीं छोड़ी तो। जी, ठीक नहीं है? देखिए, और जो देखिए एग्ज़ाम्पल से ही नहीं, पता मैं चल जाता एग्ज़ाम्पल है। से ही बात करके अभी आपको मैं हाँ, आप ही की बात मैं बताता हूँ आपको, अमेरिका की बात बताता हूँ आपको मैं। पहली बात तो जो दक्षिण भारत के विरोध की बात आपने सबसे पहले की। दक्षिण भारत के आप ये नहीं कह सकते कि संपूर्ण दक्षिण भारत हिंदी का विरोधी है। वहाँ भी डीएमके की राजनीति है और वहाँ भी हिंदी को जब लागू किया गया, वहाँ की 1937 में सरकार ने लागू किया था, वो भी दक्षिण के भारत के लोग थे। एक दूसरी पार्टी ने वहाँ पे भी विरोध हिंदी का लागू किया, ठीक है ना? और ये अगर वहाँ पे वहाँ के युवाओं को, और युवा जानता है, आप भी भारत के हैं, आप युवा, तमिलियन युवा से बात कीजिए, कर्नाटक के लोगों से बात करिए, जिस भी युवा को अपने प्रांत के बाहर निकलकर नौकरी करनी है, तो उसको वहाँ पे स्वतः वो हिंदी सीखता है। हमारे सैकड़ों मित्र हैं जो दिल्ली में रहते हैं और बहुत हिंदी अच्छी बोलते हैं, तमिलियंस हैं और उनको कोई हिंदी से विरोध नहीं है। हिंदी विरोध दिल्ली में नहीं है, हिंदी विरोध कहाँ है? वहाँ चेन्नई में है। तो ये एक स्थानीय राजनीति है और धीरे-धीरे जैसे-जैसे हिंदी की तकनीकी शिक्षा हिंदी में आरंभ हुई है, जैसे-जैसे हिंदी में रोजगार के माध्यम बनेंगे, जैसे हिंदी की स्वीकार्यता बढ़ेगी, ये विरोध
सशक्त भाषा ही, जब उनको अंग्रेजी स्वीकार है, सबसे बड़ा उदाहरण तो अंग्रेजी है उनके सामने। जब वो अंग्रेजी को स्वीकार कर रहे हैं, तो अपने देश की भाषा को स्वीकार क्यों नहीं करेंगे? उनको पता है। एक बार, अब मैं आपके रुकिए, मैं 1 मिनट आपको आपके अमेरिका का उदाहरण आपको बताता हूँ। मैं नाम भूल रहा हूँ, आप भी उन मित्र को जानते होंगे, पत्रकार अमेरिका से 4 अखबार निकालते थे। ये करीब 10 साल पहले की बात है। मुझे दिल्ली के प्रेस क्लब में मिल गए। वो 4 भाषाओं में अखबार निकालते थे, हिंदी, गुजराती, पंजाबी, अंग्रेजी। वो टाइटल बेचना चाहते थे। टाइटल कहाँ का? हिंदी का। तो मैंने उनसे पूछा कि मतलब आप, मतलब कैसे, क्या समस्या क्या है, क्यों हो रहा है? कहे देखिए, जो गुजराती कम्युनिटी है, वो गुजराती में जो अखबार निकालता हूँ खरीद लेती है। जो मैं पंजाबी अखबार निकालता हूँ मैं, वो पंजाबी समुदाय खरीद लेता है। अंग्रेजी का अखबार सारे सब लोग खरीद लेते हैं। सब खरीद लेकिन लेते हैं। हिंदी का अखबार जो है, वो कोई खरीदता नहीं अमेरिका में। मैं फ्री जितना मर्जी बाँट दूँ। तो जो हिंदी वाले जब इस स्तर पे नहीं उतरेंगे कि अपने उस अखबार को खरीद कर पढ़ें और अस्मिता से नहीं जोड़ेंगे। देखिए, रीजनल डायस्पोरा जो है, रीजनल डायस्पोरा, आप इसमें अमेरिका में हैं, आप ही भली बात समझ रहे हैं, गुजराती समुदाय हो, तमिलियन समुदाय हो, कन्नड़ समुदाय हो, उर्दू के लोग हों, ये सब अपनी भाषाओं के साथ अपनी अस्मिता को जोड़ते हैं और वहाँ पे यही छपने यही मैं कहना वाले। चाह रहा हूँ, हाँ, यही कहना लेकिन चाह रहा हूँ हिंदी वाला कि जो है, हाँ, वो अपनी अस्मिता से ना जुड़कर वो रीजनल डायस्पोरा में, रीजनल अस्मिता में जी, चला जाता है। जी। क्षेत्रीयता जो उसकी है ना, उसकी भारतीयता के ऊपर उसकी क्षेत्रीयता जो है हावी हो जाती है। यही मेरा सवाल है, यही मेरा जी, सवाल है कि जी। उस जो क्षेत्रीय जो मानसिकता है उस वो हाँ, अच्छा, इसके अलावा मैं आपको एक और बात बताऊँ कि जी, यहाँ पर जितने भी मतलब जितने भी भारत के लोग हैं, भारत के जी, अलग-अलग राज्यों से सब जगह से हैं यहाँ पर। जी, जी, यहाँ जी, पर जी, एक भी एसोसिएशन जी। प्रोमिनेंट ऐसी नहीं है जिसमें भारत शब्द हो। सबने हाँ, अपनी-अपनी क्षेत्रीय एसोसिएशन बना रखी हैं, बिल्कुल। कम्युनिटीज़ बना रखी हैं। अपनी कम्युनिटी में ही वो अपनी कम्युनिटी के त्योहार मनाते हैं, मिलन प्रोग्राम हाँ, रखते हाँ, हैं, हाँ, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल, बिल्कुल। भारत को लेकर वो बिल्कुल भी सजग नहीं है। ये जो मेरा सवाल यही है कि उस मानसिकता को हम कैसे दूर कर सकते हैं? आप एक देखो गंभीर आदमी हैं, जी, 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 पढ़े लिखे आदमी हैं। आप जी, जी। अगर कोई सॉल्यूशन इसके लिए भी सजेस्ट करें, तो मुझे लगता है कि वो एक अच्छा मील का पत्थर साबित हो नहीं, सकता है। देखिए, इसमें सबको जब तक अपने देश से प्यार, देखिए अपनी भाषा से प्यार होना बुरा नहीं है। जी, सबको बिल्कुल अपनी ठीक है, भाषा से, बिल्कुल मातृभाषा, ठीक है। ये मूलतः ये सब मातृभाषाएँ हैं और मातृभाषाएँ जो है, उससे प्यार होना अच्छी बात है। लेकिन उसमें ये चेतना आनी चाहिए कि अगर हम अंग्रेजी को प्यार कर रहे हैं, जो कि हमारी देश की भाषा नहीं है, जिन्होंने हमारे ऊपर शासन किया, जिनके हम गुलाम थे, ये उनकी भाषा है। एक अंग्रेजी को हम मात्र एक हथियार की तरह, टूल की तरह यूज़ करें कि हाँ भी हमारी प्रगति में अंग्रेजी एक योगदान देती है। लेकिन जो हमारे देश की भाषा है वह हिंदी है। तो इस भाव को जगना होगा और मुझे लगता है, फिर मैं कह रहा हूँ, ये रोज़गार एक बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ा स जब भाषा सशक्त होगी, जब हमारी पढ़ाई में, इंजीनियरिंग में, डॉक्टरेट में, अन्य हमारे, अच्छा एक मैं अभी एक जगह मैंने और बात की थी, मैं फिर आपके वहाँ, हम जैसे आपने अमेरिका की बात की, अमेरिका की बात छोड़ दीजिए। आप दिल्ली के कनॉट प्लेस की बात करिए। अभी मैंने एक दूरदर्शन में टीवी के उसमें चैनल में भी कहा था कि हमारे देश में जो हमारे कनॉट प्लेस के दुकानदार हैं, वह अपना जो नाम पट है, जो बोर्ड हैं, वो अंग्रेजी में लगा रखे हैं। लेकिन आप इसी कनॉट प्लेस में देखेंगे, जो विदेशी कंपनियों के ब्रांड हैं सारे, जो विदेशी उन्होंने अंग्रेजी के साथ हिंदी में भी नाम पट लगा रखा है। तो ये क्या मानसिकता है कि जो बाजार है, वो विदेशी जो एक यहाँ पर व्यापारी आया हुआ है, वह भाषा का महत्व समझ रहा है और वह हिंदी में भी लिख रहा है। लेकिन जो हमारे अपने देश का व्यापारी दुकानदार है, वह नाम पट को केवल अंग्रेजी में लिख रहा है। अब इस मानसिकता को आपको पढ़ना पड़ेगा। उसकी मानसिकता में ये हिंदी क्यों नहीं आ रही कि भाई हिंदी मेरे देश की भाषा है, मैं अंग्रेजी में तो मना। अच्छा, दूसरी बात, जितने विदेशी आते हैं लगभग भारत में, अगर आप दिल्ली, ऐसा कोई विदेशी नहीं होगा जो कनॉट प्लेस ना आए। और उस जगह पर वो पूरी देश, इस देश की भाषा हिंदी को नहीं पाता है, वो सारे नाम पट अंग्रेजी में पाता है। मैं इस मुद्दे को बहुत वर्षों से बहुत बार मंचों पे कह भी चुका हूँ। मैं अब तो कह ही सकते हैं हम लोग यहाँ की, लेकिन मुझे लगता है कि इस पे ध्यान क्यों नहीं जाता है। अगर दक्षिण भारत के लोग, महाराष्ट्र के लोग अपनी भाषा को लेकर सजग हैं, तो क्या दिल्ली के व्यापारी को अपनी भाषा को लेकर सजग नहीं होना चाहिए क्या ये? ये मैं तो इसमें मैंने सारे महाराष्ट्र, मैं सारे राज्यों महाराष्ट्र, में जितने भी राज्यों में हाँ, हम घूमने गए हैं, जब भी गए हाँ, हैं, तो उन्होंने हाँ। अपनी भाषा में बोर्ड लगा रखे हैं। बोर्ड लगा रखा, है ना? कन्नड़ हाँ, का, बेंगलोर जाइए, आप तमिलनाडु जाइए, आप बिल्कुल, महाराष्ट्र बिल्कुल। जाइए,
केरला जाइए, तो ये अच्छी बात है, मैं इसकी बुराई नहीं समझता हूँ। राजनीति बुरी है, भाषा प्रेम बुरा नहीं है, लेकिन हिंदी प्रदेशों में ये कमी है कि उन्होंने अस्मिता की भाषा, अपनी पहचान की भाषा हिंदी को नहीं बनाया है। आज लेकिन आप इसमें एक सवाल और भी तो है कि हाँ, अगर हम शिक्षा के स्तर पर देखें तो आज की डेट में हर पेरेंट जी। चाहता है कि वो अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में अपने बच्चे को बिल्कुल, एडमिट बिल्कुल, कराए। बिल्कुल, बिल्कुल, सरकार भी बिल्कुल। उस तरफ से उदासीन सी लगती है मुझे, ठीक है ना? अंग्रेजी को क्योंकि प्रोत्साहित करती है अंग्रेज सरकार हाँ, तो वो भाई। उत्साहित करती है। अच्छा, हाँ, सरकार के बच्चे भी जो है, सरकार में जो हाँ, मंत्री वगैरह हैं, उनके बच्चे भी हाँ, अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ते हैं। तो हाँ। हिंदी का विकास हो ही नहीं सकता और क्षेत्रीय भाषाओं का मुझे लगता है कि ज़्यादा जल्दी विकास हो जाएगा। देखिए, अब आपने एक ऐसी बात, अभी जब ये आपने मंत्रियों का नाम लिया, तभी मैं टीवी पे, मैं चैनल मुझे याद नहीं, मैं एक रिपोर्ट देख रहा था। वर्तमान सरकार के लगभग 10 बड़े नाम बताए उन्होंने। मुझे चैनल का नाम नहीं याद है। मतलब गृह मंत्री जी से लेकर तमाम माधव सिंधिया, इन जितने बच्चे हैं सबके, वो अंग्रेजी तो छोड़िए, वो सारे बच्चे जो है विश्व के बड़े-बड़े सब लोग हार्वर्ड में हैं या बड़े-बड़े विश्वविद्यालयों में हैं। अगर वो अगर भारत भी आएँगे, निश्चित रूप से उनकी शिक्षा का माध्यम विदेश में अंग्रेजी ही है। और अगर आकर वो यहाँ पे उत्तराधिकार में अपने पिता एमपी बनते हैं, वो सांसद बनेंगे या कहीं न कहीं राजकाज सँभालेंगे, तो निश्चित रूप से जो आप कह रहे हैं, उनके काम करने के तरीके में अंग्रेजी ही प्रधान होगी। वो तो फिर अंग्रेजी, क्योंकि वो पढ़े ही अंग्रेजी में हैं। बिल्कुल, तो यही बिल्कुल हमारा जो सिस्टम है भारत का, उसमें ये कमी है और इसको स्वीकार करना चाहिए कि बुनियाद हमारे यहाँ पर अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी को सबसे पहले जो सत्तासीन लोग हैं, उनको महत्व देंगे। देखिए, हमारा रिक्शे वाला, हमारा गरीब आदमी जो है, मजदूर आदमी, उसके वर्ग की भाषा को हिंदी उनकी भाषा बनाकर हमने छोड़ दिया है। इसमें कोई दो राय नहीं है। जितना भी हमारा प्रशासनिक आईएएस, पीसीएस, जितना भी प्रशासन वर्ग है, बड़े नेता हैं, उन सब को जो है हनक अंग्रेजी से ही बनती है और आप वो लोग अंग्रेजी समाज में ही रहते हैं। एक बात बताइए, आप हाँ, किसी भी देश को उठा लीजिए, चाहे वो जी, जर्मनी हो, अमेरिका हो, बिल्कुल, ब्रिटेन हो, बिल्कुल, फ्रांस हो, बिल्कुल। कभी हमने ये सुना है कि भई वो अपनी राष्ट्रीय भाषा का दिवस मनाते हों हर साल? ये नहीं, तो बिल्कुल तभी नहीं। मनाया जाता है क्योंकि इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, ये मदर्स डे, फादर्स डे वगैरह क्यों शुरू हुए, जी, अमेरिका जी, से जी, शुरू हुए? जी, वो जी। इसलिए शुरू हुए क्योंकि यहाँ पर एकाकी परिवार हैं, मतलब अलग हो बिल्कुल, जाते हैं, बच्चों को अलग कर देते हैं, बिल्कुल, तो वो बिल्कुल। मिलना अपॉइंटमेंट लेकर होता है, तो इसलिए उन्होंने फादर्स डे, मदर्स डे बना दिया। ठीक है? उसी तरीके से भारत की भाषा हिंदी हाँ, है सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली। अब जी। हिंदी दिवस मन रहा है, तो इसी से पता चल जाता है कि हिंदी का अस्तित्व कितना कमज़ोर है। आप इस हिंदी बात को को मानते हैं लेकर कि नहीं मानते हैं? नहीं, नहीं, पहली हिंदी का बात तो हिंदी दिवस मनना ही नहीं चाहिए क्योंकि हिंदी तो हर जन की भाषा है। देखिए, अभी इसके इतिहास में जब जाएँगे, 1948 से पहले, जब 1946 में हमारी संविधान सभा बैठी, तो ये विवाद हमारे, और उससे भी पहले 1927 में जो यहाँ पर मांग हुई संसद में पहली बार, जो है कि यहाँ पर संसद में सेठ गोविंद दास ने किया कि यहाँ पर संसद में हिंदी और उर्दू को मान्यता मिले। तब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं थी। तो ये जो आप तब स्टेट काउंसिल हुआ करती थी। और उसके बाद जब 1946 में हमारी संविधान सभा बैठी, तो आप समझिए कि 1948 से पहले राजभाषा शब्द कहीं भी संविधान सभा में प्रयोग ही नहीं हुआ। तब ओहो! तक राष्ट्रभाषा शब्द ही प्रयोग किया जाता रहा। जो आपने आरंभ में गांधी जी का उदाहरण दिया, गांधी जी सहित जितने भी नेता थे और यहाँ तक कि तमिल के नेता, महाराष्ट्र, सब लोगों ने ये स्वीकार कर लिया था कि इस देश की कोई भाषा होगी तो हिंदी ही होगी। और यदि हिंदी बन जाती राष्ट्रभाषा, तो जो आज हम आप ये बहस कर रहे हैं शायद नहीं करते। तब हमारी ये अनिवार्य रूप से, चूंकि हमारी राष्ट्रभाषा होती, तो सबको हिंदी का प्रयोग करना ही पड़ता। 1948 में महात्मा गांधी जी चले गए 30 जनवरी को। उसके बाद जब ये शब्द जो है, और उसके बाद भी जो राजभाषा बनी, अगर आप बहसों को पढ़ेंगे, मेरी अभी इस पे किताब आई है, तो आप पाएंगे कि ये भी बार-बार महात्मा गांधी जी का वास्ता दिया गया है कि महात्मा गांधी जी ने ये कहा, महात्मा गांधी जी ने हिंदी के बारे समर्थन में ये कहा। तब जाकर सबको एक जगह पर सहमति बनी कि हिंदी राजभाषा बनी। तो जो विवाद की बात आप कर रहे हैं, ये विवाद तो इतने तल्ख थे उस जमाने में, 47 से पहले जब। और एक चीज और समझ लीजिए, हमारा जब संविधान निर्माण हुआ, संविधान निर्माण में सबसे ज्यादा
जो मुद्दा गर्म मुद्दा था, जिसपे सबसे ज्यादा बहस हुई, जिसमें सबसे ज्यादा असहमति रही, जिसपे सबको एक किया गया बाद में, वह भाषा का मुद्दा था। इसीलिए 1946 से आरंभ हुआ, पहले दिन 9 दिसंबर 1946 को बहस आरंभ होती है और 10 दिसंबर को धुलेलकर जी पहले दिन ही खड़ा होकर विवाद कर देते हैं कि जिसको हिंदुस्तानी नहीं आती है उसको इस संविधान सभा में का सदस्य होने का हक ही नहीं है। आप सोच लीजिए, इतनी बड़ी बात पहले दिन कह दी गई बहस के। और ये बहस इतनी गंभीर, इतनी गर्म थी कि संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी को एक दिन ये कहना पड़ गया कि इस भाषा के मुद्दे को संविधान सभा में हम निर्धारित ही नहीं करते हैं, इसको जो चुनकर नई सरकार आएगी, जिसका चुनाव इस देश की जनता करेगी, पहला चुनाव के बाद संसद जो बनेगी, हम भाषा का मुद्दा तब तक के लिए टाल देते हैं। लेकिन बाकी लोगों ने इसका कहा कि नहीं, जब हम संविधान बना रहे हैं, बाकी मुद्दों को हम अपने संविधान के हल कर रहे हैं, तो हमें भाषा का मुद्दा भी हल कर लेना चाहिए। तो आप ये समझिए कि भाषा का मुद्दा कितना गंभीर था उस समय भी, जब हम देश का संविधान निर्माण कर रहे थे। तो इसका मतलब आप ये मानते हो कि इसमें भाषा जो हिंदी है, जो इसका उतना विकास नहीं हुआ जितना होना चाहिए था, उसके जी, पीछे 1946 से ही राजनीति ने बहुत बड़ा दखल रखा? क्योंकि तब भाई, तब भी जी, राजनीति थी, नेता थे, तो वो आपस में मिले, मतलब एक दूसरे से सहमत नहीं थे, मतभेद थे उनमें, है ना? और अगर वो एक राष्ट्रीय स्तर पर सोचते, तो शायद ये विवाद इतना लंबा नहीं खिंचता जो आज तक खिंचा हुआ है। नहीं, उसमें आपको ये समझना पड़ेगा, देखिए जो हमारे क्षेत्र में, हमारे यहाँ पर विविधताएँ बहुत है भाषा को लेकर, और इसीलिए हमारे यहाँ जो प्रांतों का निर्माण हुआ वो भाषा के आधार पर हुआ। जी, वो है ना, हमारे यहाँ तो बिल्कुल ठीक भाषा है। को ये तो हुँ, हमारे यहाँ पर, ये जो हमारे, जब भाषा, वो बहुत लंबी बहस हो जाएगी, आपका समय सीमित है। हमारे यहाँ पर क्या था कि जब संविधान सभा में 2 वर्ग बन गए। एक तो था समन्वयवादी, कि भाई ठीक है, हम सबको लेकर चलेंगे साथ में। एक था बिल्कुल गरम दल, जिसमें था कि वो हिंदी के इतर कोई बात ही नहीं कर रहे थे। और ये सहमति बिगड़ी भी इसीलिए, सब लोग, पूरे जितने दक्षिण भारत के जितने देश थे, ये जितने प्रदेश के लोग, नेता थे, वो सब सहमत हो चुके थे हिंदी को लेकर। अंकों को लेकर ये मामला बिगड़ गया, और वहां पर क्या हुआ कि बाद में कोई एक ऐसा नेता नहीं रहा गांधी जी जैसा, जो सबको मतलब अधिकार पूर्वक कह सके कि नहीं नहीं, आप जो ये होगा। वहां जब सबको समन्वय करने लगे, उसमें फिर ये राजभाषा बनी, और उसमें ये कहा गया, ये संविधान सभा की बहस में है कि आपने हमारी, जो अंकों के विरोध जब हुआ, तब उन्होंने कहा कि आपने हमारी बातों को नहीं माना 95%, इसलिए अब हम आपकी बात नहीं मानेंगे और अब हम हिंदी का विरोध करेंगे। ये बहस में दर्ज है, कह के विरोध कर रहे हैं कि हम हिंदी का विरोध अब करेंगे। पहले मान गए थे, पहले कह रहे कि नहीं नहीं, मतलब एक सबकी स्वीकारता बन गई थी हिंदी के लिए, लेकिन ये विरोध बाद में आरंभ हुआ ये। अच्छा, अब मेरा समय भी हो रहा है। मेरा सवाल ये है कि जी, अगर आपने अभी शुरू में भी कहा था कि ये जी। राजनीति है, चाहे वो हाँ। दक्षिण भारत की बात हो, चाहे पश्चिम जी, भारत जी। की बात जी, हो। जी, जी। मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि वो लोग तो अपनी भाषा को लेकर, वहाँ के जी, नेता भी पूरी तरह से जी, समर्पित हैं और उसको वो बिल्कुल। लागू करने में लगे रहते हैं। लेकिन जी, अगर हम देखें, जो सेंटर में केंद्र सरकार जो है, जी, यहाँ पर जितने भी मंत्री हैं या विपक्ष है, हमने जी, यहाँ पर कभी भी ये नहीं देखा कि ये भाषा को लेकर कभी गंभीर हुए हों, या भाषा को लेकर कभी इस मुद्दे को उठाने की कोशिश करी गई हो कि हाँ भाई, अब हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में लागू करने का वक्त आ गया। एक भाषा ऐसी होनी चाहिए जो सब लोगों को आपस में जोड़ सके और व्यापार हो सके, आर्थिक रूप से हम उसको आगे बढ़ा सकें, हर चीज हो सके। ऐसा अभी जी। तक तो हमें कोई गंभीर दिखता नहीं यहाँ पर इस मामले में भी। नहीं, देखिए, गंभीर सभी हैं, लेकिन इसमें एक समस्या है। समस्या ये है कि सब जानते हैं कि जो राजभाषा बनी मूलतः, वह हिंदी को ही राष्ट्रभाषा बनाने का एक पड़ाव है। इसमें यह है कि बाद में जब सब सहमत बनेगी, लेकिन वो स्थिति बन नहीं पा रही प्रदेशों के साथ में। जैसे अभी दक्षिण भारत में अभी फिर विरोध हो गया, शुरू था, कर्नाटक में शुरू हो गया था। उसमें शर्त ये है, 1900 जब 63 में राजभाषा अधिनियम आया, 65 में जब 15 साल अंग्रेजी के पूरे हो रहे थे, कि जो उसमें यह कह दिया गया कि जब तक प्रादेशिक सरकारें जो हैं, जब तक प्रदेश राजी नहीं हो जाएंगे हिंदी के समर्थन में, तब तक अंग्रेजी चलती रहेगी। इसके लिए मैं ये कह रहा हूं कि सरकारें नहीं, देखिए, इसका जवाब आपके प्रश्न का ये है कि अंग्रेजी के लिए तो किसी ने नहीं कहा ना, अंग्रेजी तो स्वतः बढ़ रही है।
तो अंग्रेजी स्वतः क्यों बढ़ रही है? क्योंकि अंग्रेजी जो है स्वतः इसलिए बढ़ रही है कि अंग्रेजी भाषा के साथ रोजगार आ गया, नौकरियां आ गई, अंग्रेजी भाषा के साथ अंतरराष्ट्रीय व्यापार जुड़ गया। आप अगर ये पाएंगे, मैं बार बार उदाहरण देता हूं चीन का या उन देशों का जहां के साथ हमारे व्यापारिक संबंध है, उन देशों में हिंदी का विकास आप जाकर देखिए। आज मैं चीन का उदाहरण, जो मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है, जो उनके गौंजऊ बाजार हैं, आज उनकी दुकानों में जाइए आप वहां पे जो उन्होंने सेल्स रखी हुई हैं, उन्होंने हमारे भारतीय नाम रख लिए हैं अपने आपसे बात करने के लिए। जब आपकी शक्ल देखकर पहचान जाते हैं कि आप भारतीय हैं, तो वह आपसे अंग्रेजी में बात नहीं करती हैं लड़कियां, वह आपसे हिंदी में बात करती हैं, और उनके नाम सीता गीता हैं। उन्होंने अच्छा। एक व्यापारी, हाँ बिल्कुल, मैंने स्वयं देखा है कि मतलब उन्होंने अपने नाम, जो उन्होंने नेम प्लेट लगा रखी है और उन्होंने भारतीय नाम लिख लिए हैं, और आपसे बात भी वो चीनी लड़कियां हिंदी में करती हैं। तो जो बाजार है ना, देखिए इसे नकारा नहीं जा सकता कि बाजार की बहुत बड़ी ताकत है। बाजार जो है और विज्ञान जो तकनीक है, ये भाषा को समृद्ध करते हैं, और हिंदी को इस क्षेत्र में बढ़ रही है। हम ये नहीं कह रहे कि हिंदी बढ़ नहीं रही है, लेकिन उसकी गति या उसकी स्वीकारता अभी उस गति से नहीं हो रही है जिस गति से और होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि यह जैसे जैसे भारत मजबूत होगा। अभी एक चीज मैं और जोड़ना चाहूंगा, मेरे सामने एक चीज, अभी पिछले दिनों एक मुद्दा आया प्रधानमंत्री जी को लेकर। जी। प्रधानमंत्री जी जहां जाते हैं हिंदी में बोलते हैं। मुझे लोगों ने कुछ नहीं बताया, मुझे लगता है हमारा कोई भी शासनाध्यक्ष बाहर विदेश में जाता है, उसे हिंदी में ही बात करनी चाहिए, भले उसे उसके चाहे जितनी मर्जी अच्छी अंग्रेजी आती हो। बात उसके अंग्रेजी ज्ञान की नहीं है, बात हमारी राष्ट्रीयता की है, हमारी देश की पहचान की भाषा की है। क्या पुतिन आते हैं तो क्या वो यहाँ पे अंग्रेजी में बोलते हैं? क्या आप जिनपिंग आते हैं चाइना के, क्या वो अंग्रेजी में बोलते हैं? नहीं, ये तो जितने हमारी बदकिस्मती है ना, हिंदी और हाँ, अंग्रेजी दोनों भाषाएं हैं हमारी, उनकी तो है नहीं हाँ, नहीं अंग्रेजी। अंग्रेजी भाषा, लेकिन देखिए पहचान हमारी हिंदी है। भाषा को हमने कुछ कारणों से अंग्रेजी को स्वीकार कर रखा है, वो हमारे लिए एक हथियार, एज ए टूल है, लेकिन हमारी पहचान अंग्रेजी नहीं हो सकती है। इसको तो गांधी जी, नेहरू जी, सुभाष चंद्र, जितने लोगों के भाषण आप सुनेंगे, सबका ये कहना है संविधान सभा में कि जो पुराने नेता हैं, कि अंग्रेजी आपकी एक टूल है, आपके लिए एक हथियार है आपके कार्य करने का। लेकिन जो हमारी पहचान है वो इस देश की भाषा हो सकती है, और वह एक ही भाषा है पूरे देश की पहचान विदेश में, वह हिंदी है। तो तो आखिरी इसलिए सवाल मेरा, आखिरी जी, सवाल, समय हो रहा जी, है। जी, आपको क्या लगता है कि जो हमारी वर्तमान पीढ़ी है, क्योंकि आजकल के बच्चों को तो हिंदी में ये वो भी नहीं आते हैं कि अगर उनसे पूछ लो कि 69 क्या होता है तो उनको नहीं हाँ, पता है, जी, 59 क्या जी, जी, होता है नहीं जी, पता जी, जी, है जी, ना? बिल्कुल, बिल्कुल। और दूसरी तरफ जो हमारी ये जो सरकार की जो पीढ़ी है, आपको जी। क्या लगता है कि क्या हिंदी कभी पूरे राष्ट्र की भाषा बन पाएगी? निश्चित बनेगी। ये हिंदी का देखिए, हिंदी विस्तृत हो रही है पूरे विश्व में। जैसे आपको एक बड़ा उदाहरण, हमारे ऊपर जो लोग, जैसे महात्मा गांधी कहाँ से आए? दक्षिण अफ्रीका से आए। हमारे जैसे जैसे ये ज्ञान हमारे भारत में विदेशों से आ रहा है, प्रवाह डायस्पोरा का, आप तो इसमें स्वयं अमेरिका से बोल रहे हैं, हमारा डायस्पोरा इसमें कितना मजबूत पहले भी था आर्थिक रूप से, और हो रहा है पहले भी कितने, और सांस्कृतिक रूप से भी। तो मुझे लगता है कि यदि डायस्पोरा जो कंट्रीज हैं हमारे वहां से, और जो हमारे देश के आर्थिक समाज है, जो हमारा यहाँ का प्रशासनिक समाज है, ये अगर इसके बीच में हिंदी व्याप्त होगी, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल जो निचले स्तर पर जहाँ पे आप अंग्रेजी हिंदी को देखना चाह रहे हैं, हमारे शिक्षा के माध्यम में, हमारे ज्ञान विज्ञान के माध्यम में, हमारे व्यापार के माध्यम में, जिस दिन इसका माध्यम हिंदी का हम अपना लेंगे, बिल्कुल बच्चे भी हिंदी में हो जाएंगे। बस केवल चूंकि हमारा जो ऊपर से हिंदी नीचे नहीं आ रही है, बल्कि इसलिए आपको नीचे हिंदी मतलब दिखे, ऊपर ऊपर अंग्रेजी दिखती है। उस दिन बस, अंग्रेजी विलुप्त हो जाएगी ऊपर, जिस दिन से हिंदी ऊपर से नीचे आएगी। मुझे लगता है इच्छा शक्ति की ज़रूरत है। जी, चलिए ख़ैर, बिल्कुल। बिल्कुल, दृढ़ शिक्षा इच्छा शक्ति की हाँ, ज़रूरत चलिए है। ठीक है। जी, राकेश जी, बहुत ही अच्छा लगा। हो सकता है कि हम जी। इस विषय पर आगे भी अगर कुछ बिल्कुल, और बिल्कुल। महत्वपूर्ण चर्चा होगी तो हम जी, आपको जी, फिर जी। बुलाएँगे। जी, जी। बहुत-बहुत बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार।